हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमने चैप्टर पिछला स्टार्ट किया था मैनेजमेंट, तो जैसा हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट के कई सारे रूल्स आए थे, कई सारे रेगुलेशंस आए थे, प्रिंसिपल्स आए थे, तो उन प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था और किन किन लोगों ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे और किन के प्रिंसिपल्स आज हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और किन्होंने सबसे ज्यादा उसमें वर्क किया है। तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन करके हम सीखेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर और समझते हैं कि प्रिंसिपल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो, नॉर्मली हमें पहले समझना जरूरी कि प्रिंसिपल होता क्या है, कि कैसे काम करता है। तो मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता, बहुत ही छोटा सा, और ये आपके स्कूल का एग्जांपल है। ऐसे समझो कि आपके डेली लाइफ का है, जो आप अपने आसपास हमेशा देखते हो। कई बार शायद आपने भी ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे बात को समझो कि प्रिंसिपल्स एक्चुअली क्या होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल को बात करें तो प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोला जाता है सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? सिद्धांत। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। अभी सवाल ये है कि सर ये सिद्धांत आप क्यों बता रहे हो, ये सिद्धांत क्या होता है, हमें हिंदी से क्या मतलब? कोई बात नहीं, बट आप समझो पहले। ठीक है, फिर आपको जो लगे कि अगर आपके काम का है तो आप इसको लर्न कर लेना, समझ लेना। देखो, जब भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स एक्चुअली होते क्या है? प्रिंसिपल कुछ नहीं है, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है। क्या है ये? एक तरह का एक्सपीरियंस है। अब सवाल ये है कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपके साथ हुआ कि क्लास में क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट होता है जो आपकी क्लास का टॉपर होता है। क्या होता है आपकी क्लास का? टॉपर। तो टॉपर होने का मतलब ये है कि वो जब भी एग्जाम देता है, जब भी कुछ काम करता है, तो वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या करता है वो? अच्छा परफॉर्म करता है। ध्यान से समझ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें याद रहे, आप भूले ना। वो क्या करता है? अच्छा परफॉर्म करता है। जब वो अच्छा परफॉर्म करता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा क्या करता है। हम उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्या करते हो, तो वो बताता है कि भाई हम ऐसे पढ़ता हूँ, मैं मॉर्निंग में इतनी बजे उठता हूँ, मैं इन सब्जेक्ट्स को ऐसे रिवाइज करता हूँ, मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ, या इतनी बार रिवाइज करता हूँ। जो भी बातें हैं वो ऐसे आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर हम उस बातों को सुनते हैं, फिर ऐसा लगता है कि चलो एक बार हम ट्राई करते हैं। हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि चलो हमसे होगा कि नहीं होगा। तो जो जो स्टूडेंट्स उससे बात करते हैं वो भी अपनी लाइफ में उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको ट्राई करते हैं तो बहुत सारे, देखो इसमें होता क्या है कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं, देखो मैक्सिमम को अगर बेनिफिट मिला उस चीज से, ठीक है, मैक्सिमम को क्या मिला? अगर बेनिफिट मिल गया, तो बेनिफिट मिलने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो भी काम किया उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने भी लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ। लाइक मान लो कि कोई स्टूडेंट था, वो गया इस टॉपर के पास, बात किया, और उसके पहले उसके 60% आते थे। जब उसकी एक्टिविटीज को समझा, उसकी एक्टिविटीज को सीखा, तो ये 60 से जो है वो 70% तक पहुंच गया एक विद इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा किया, उसको बेनिफिट मिला। जब उसको बेनिफिट मिला तो उसने दूसरों को बताया, क्योंकि सब देखेंगे ना, यार ये तो 60 से 70 वाला पहुंच गया। तो फिर दूसरों ने देखा, फिर ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि ये वही एक्टिविटी कई लोगों ने ट्राई किया। जब कई लोगों ने ट्राई किया और सबको क्या मिला? सक्सेस मिला, बेनिफिट मिला। तो अब जाके ये एक प्रिंसिपल बन गया, ये एक सिद्धांत बन गया कि भाई अगर आपको ये अचीव करना है, यानी आपको अगर एजुकेशन में कुछ अच्छा करना है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा जो चीजें टॉपर करता है। लाइक मॉर्निंग में उठना, या जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी वो आपको बताता है, वो एक्टिविटीज हमें करना पड़ेगा। जब वो एक्टिविटीज करेंगे देन हमको 100% सक्सेस मिलेगा। और फिर धीरे धीरे यही क्या बन जाता है? आपका प्रिंसिपल बन जाता है, और लोग इसी को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन अब एक बात है, अब बोलोगे कि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग सुबह उठ के ही पढ़ते हो। हाँ, तो वही बात आती है कि ये जो प्रिंसिपल्स बनते हैं ना, अब ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो। ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे, कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, करना ही है। राइट? सो याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इससे मैक्सिमम को बेनिफिट अगर मिल रहा है तभी हम उसको प्रिंसिपल्स बोलेंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रिंसिपल नहीं, इट मींस इट इज एप्लीकेबल। मैक्सिमम पीपल कैन टेक बेनिफिट्स। बात समझ में आया? उसी तरह से मैनेजमेंट में भी हुआ कि जो एक्टिविटीज की जा रही थी उनको लगा कि भाई मैक्सिमम को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये आ गया एज अ मैनेजमेंट रूल के रूप में, एग्जाम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रूप में ये फेमस हो गया। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या। इससे आपको आइडिया लगेगा, आप चीजों को अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो ये स्टोरी याद रखना है कि स्कूल के एग्जाम्पल का, क्लास के टॉपर का। अभी बात करते हैं हम थोड़ा अपनी बुक के हिसाब से। अगर बुक के हिसाब से बात करते हैं तो ध्यान से समझना कि मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या है, विच हैज बीन कैरिड आउट सिंस सेंचुरीज। हमें ऐसा लगता है कि भाई आज अचानक से मैनेजमेंट आ गया, नहीं नहीं नहीं, ये सेंचुरीज से चला आ रहा है, बहुत कई सालों से चला आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि कैसे सर?
When we look up at history, we can see elements of management in various activities. अगर आप अपनी हिस्ट्री देखते हो तो हमें कई सारी जगहों पे मिलेगा, जैसे कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी इन इंडिया, वन कैन सी प्रॉपर यूज ऑफ मैनेजमेंट इन पॉलिसी ऑफ वॉर स्ट्रेटेजी रिस्पेक्टिवली। देखो हमारे टाइम पे नहीं, सॉरी, मतलब ये जो हमारी हिस्ट्री है, अगर आप उसमें रीड करते हो तो आप ये देखते हो कि इन लोगों ने जो वॉर किए थे, जो भी लड़ाइयाँ उस टाइम पे हुई थी, तो किस तरह के एक्टिविटीज ये लोग करते थे। मतलब क्या था, प्लानिंग कैसे करना, कौन उसको लीड करने वाला है, कौन क्या एक्टिविटी करने वाला है, कहाँ से लीड करने वाला है, कौन से हमें हथियार का इस्तेमाल करना है, कितना कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें पहले से डिसाइड होती थी। तो एक्चुअली ये क्या था, ये एक स्ट्रेटेजी बनाते, वॉर स्ट्रेटेजी बनाते। और यही स्ट्रेटेजी क्या है, यही स्ट्रेटेजी तो हमारा मैनेजमेंट में भी है कि भाई स्ट्रेटेजीज बनाना है और अपने काम निकालना है, बिजनेस को सक्सेस दिलाना है। इनका भी टारगेट वही था कि स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, लड़ना है और जीतना है। Several management gurus, thinkers, ideologists, and other authors have periodically rendered new principles through evaluation and reconsideration of management concepts. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो बहुत सारे गुरुज हुए, मैनेजमेंट गुरुज हुए, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स हुए, आइडियोलॉजिस्ट हुए, ऑथर्स हुए। इन लोगों ने क्या क्या नए नए प्रिंसिपल्स दिए। कैसे प्रिंसिपल्स दिए, मतलब कैसे, मतलब कि इन लोगों ने किस तरह से प्रिंसिपल्स बनाया। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने कुछ किया नहीं था, इन लोगों ने क्या किया, इवैल्यूएशन किया। मतलब जो इनके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल थे, इसको इवैल्यूएट किया, इसको रिकंसिडर किया कि देखा क्या ये सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। जब देखा कि हाँ कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हैं, उन्होंने देखा होगा ना भाई कहाँ यूज कर पा रहे, कहाँ नहीं यूज कर पा रहे, उन्होंने बोला कि भाई ये गलत बात है, यहाँ तो नहीं यूज हो पा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने इवैल्यूएट और रिकंसिडर करके नए मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स बनाए थे। इन दस द हिस्ट्री ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज अ वेरी एंशिएंट एंड हैज बीन चेंज पीरियडिकली। यानी कि इसी वजह से बोला कि भाई ये जो हमारा कंसेप्ट है काफी एंशिएंट है और पीरियडिकली जो है वो चेंजेस होता रहा है। तो याद रखना है कि हैज चेंज पीरियडिकली, मतलब ऐसा नहीं कि आज अचानक से फिर कल चेंज होगा, नहीं नहीं नहीं, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलो, कभी 10 साल 15 साल 20 साल, अभी जैसे आज से 10 साल पहले की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अगर वही रूल्स एंड रेगुलेशन आज में अप्लाई करने के लिए तो शायद पॉसिबल नहीं है। जो 15 साल पहले तो वही रूल आज के लिए हो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आज से 5 से 6 साल पहले लोग इतना मोबाइल यूज नहीं करते थे, बट राइट नाउ टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया, लोग उसके बिना नहीं रह पा रहे। तो क्या चेंज हो गया ना, अब उसका लोग अलग अलग एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं। पहले डेट के लिए लोग कैलेंडर रखते थे, टाइम देखने के लिए वॉच रखते थे, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग पैसे रखते थे, पर्स रखते थे अपने पास। आज पैसे भी मोबाइल में ही आ गया है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, टाइम चेंज होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। तो मैनेजमेंट भी सेम है, उसमें भी चेंज करना पड़ता है। From last many years, the ideology of management has been presented through different forms of approaches. Various management gurus from Frederick Taylor to Henry Fewell, Gilbreth, Max Weber, Chester Barnard, Peter F. Drucker, C.K. प्रहलाद, ये कुछ मैनेजमेंट गुरुज के नाम हैं जो आपको याद रखना है। आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आप फ्यूचर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक दो गुरुज के बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी के बारे में आप धीरे धीरे जाएंगे। जब आप आगे अगर स्टडी करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये आपके कॉलेजेस में आने वाले हैं। अगर आप कोई प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे ये सारे लोग आते ही आते, क्योंकि इन लोगों ने जो भी मैनेजमेंट के रूल्स है, जो भी प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट किया था, वो कहीं ना कहीं यूज होता ही है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के रूल्स काम आते हैं। सो इन सभी के बारे में पढ़ने वाले, तो नाम याद रखना है, फ्रेडरिक टेलर हो गया, हेनरी फ्यूल हो गया, गिलब्रीथ हो गया, मैक्स वेबर हो गया, चेस्टर बार्नार्ड हो गया, पीटर एफ ड्रकर एंड सी के प्रहलाद। अभी कुछ नाम और भी आगे आप सुनोगे। इन लोगों ने मेन रूल फॉलो किया था। हेरोल्ड कुंज हैज हेल्ड द आइडियोलॉजी मैनेजमेंट एज अ जंगल। ये एक तरह का क्या है, पूरा जंगल है, ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा और मजा आएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या था, ताकि आप देखो इंट्रोडक्शन देने का सिर्फ एक ही रीजन था, ताकि आपको इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाऊं मैं आपको, ठीक है, और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओ और चीजों को समझ पाओ कि भाई हम क्या रीड करने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमारा जो मेन टॉपिक है। यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्ले द रोल ऑफ गाइड फॉर द मैनेजर्स। देखो ये क्या एक तरह का गाइड का काम करता है। जैसे मैंने कहा ना, वो स्टूडेंट जो था आपका क्लास का टॉपर, तो आपने से पूछा, और आप मान लो मैनेजर्स हो, आप मतलब आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको इसने हेल्प किया कि नहीं कि भाई ये कैसे कैसे पढ़ना, उसने गाइड किया जो उसने बताया था। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट द रूल्स। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ना, ये कोई रूल नहीं है, याद रखना है, दे आर नॉट रूल्स, it is only the sum and substance of the assumptions, tradition and experience। याद होगा मैंने पहले ही वर्ड यूज किया था कि ये एक्चुअली में क्या है, एक्सपीरियंस है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था, प्रिंसिपल्स क्या है, एक्चुअली में ये एक टाइप का एक्सपीरियंस है। लोगों सीखते गए, करते गए, सक्सेस हुआ तो उसको बना दिया रूल। तो यहाँ पे वही है कि इन फैक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द रूल्स, इट इज ओनली द सम एंड सब्सटेंस। ध्यान से समझना, ये सभी का मिला जुला क्या है, क्या मिला जुला है, ये है एजम्पशंस,
ट्रेडिशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी जो चीजें एजम्पशंस करके चलते गए, ट्रेडिशंस में आता गया, एक्सपीरियंस करते गए, वो बना दिया उनको प्रिंसिपल। भाई आप इसको यूज करो, आप सक्सेस हो जाओगे, राइट। Different management gurus have obtained conclusion in different situations and it has been proven practical. इन लोगों ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रूल्स दिए हैं, एंड इट हैव बीन प्रूवन प्रैक्टिकल। और जो भी रूल्स है, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने थियोरेटिकल दिया है, ये बड़े बड़े जितने भी यहाँ पे गुरुज थे, ये सारे लोग प्रैक्टिकली काम किए हैं, कंपनीज में काम किए, फैक्ट्रीज में काम किए, उन्होंने देखा वहां पे अप्लाई हो रहा है, तब इन्होंने बोला कि भाई ये रूल ट्राई करके देखो आप, अगर आपका भी सक्सेस हुआ तो हम इसको क्या बना देंगे, प्रिंसिपल। यानी कि ये सारे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, उसके बाद ही बने हैं, ऐसा डायरेक्टली नहीं बन गया है। ओके, एज पर इट्स एग्जीक्यूशन पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट एज वेल, जो मैंने कहा। Thus, these principles have become a part of the management procedure for the business unit. In a business unit, some rules, principles might be formed in a relation to human behavior, so the achievement of a goal becomes easy. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन बिजनेस यूनिट, ध्यान से समझना, ये आपका डेफिनेशन टाइप का है, इसको ध्यान से समझना कि ये जो पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये क्या है, लोगों ने इसको कैसे अप्लाई किया, अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किया, रूल्स सक्सेस हो गए। अब यहाँ पे उसी को यहाँ पे नट सेल में एक्सप्लेन किया है, यानी ऐसे समझो कि इन सभी का कंक्लूजन क्या निकला, इतना सब पढ़ने का जो कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला, इन अ बिजनेस यूनिट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। हाँ, ये कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां लिखा इन अ बिजनेस यूनिट, ध्यान से समझिएगा, इन अ बिजनेस यूनिट सम रूल्स प्रिंसिपल्स माइट बी फॉर्म्ड, क्या बोला है, सम रूल्स एंड प्रिंसिपल माइट बी फॉर्म्ड इन रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, या उनको यूज करना कैसे है, उसके लिए कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाएंगे, सो दैट अचीवमेंट ऑफ, क्यों करना है ये सब, सो दैट अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम्स इजी। ये सब करना ही क्यों है, ताकि हम अपना जो हमारा अचीवमेंट है, सॉरी जो हमारा गोल है, उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। तो याद रखना है कि आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज अ रूल्स एंड प्रिंसिपल, राइट, rules and principle formed in a relation to human behavior so that we can achieve the goal of business, right, and achieve, or we can say achievement of a goal becomes easy। क्लियर है इतना, ठीक है। और यही आपका क्या है, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो कोई अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो क्या बताओगे आप, भाई ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और ये कैसे हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग है, और ये क्यों उनके अकॉर्डिंग, ताकि हमारा जो गोल है वो अच्छे से अचीव कर पाए। अब क्वेश्चन ये, इसमें ह्यूमन बिहेवियर क्यों लिखा है, क्योंकि गोल अचीव कौन करेगा, ह्यूमन अचीव करने वाले लोग काम करेंगे तब अचीव होगा, मशीनें नहीं अचीव कर सकती, उनको हमें ऑर्डर देना होगा, उनको समझाना होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मशीनें काम करती हैं, राइट, लेकिन यूज किसको करना है, हमें ही करना है। ओके, अभी बात करते हैं कंसेप्ट की, थोड़ा इसको समझते हैं। मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्ट एंड साइंस, हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट टॉपिक भी बनाया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखना। सारी मैनेजमेंट में सारी चीजें कनेक्टेड है, आप स्टार्ट से देखो, आपको बहुत मजा आएगा, ये सारी रियल लाइफ से रिलेटेड है, याद रखना है, ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड, आप इसको कहीं भी यूज करना चाहे, कहीं भी प्रैक्टिकली आप इसको कहते हैं ना अपनाना चाहो तो ट्राई कर सकते हो आप। ओके, याद रखना है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है और एक साइंस है। अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं, एज अ साइंस इट इज नेचुरल टू हैव अ प्रिंसिपल, और जहां साइंस होगा वहां क्या होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन बात को समझो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज रिगिड एज अ प्योर साइंस। अगर आपने साइंस कभी पढ़ा होगा, लाइक टेंथ में अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपको पता है, जो साइंस के रूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब बोल दिया तो बोल दिया कि अगर पत्थर ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, बोल दिया तो बोल दिया, चाहे तुम फेंको चाहे कोई भी फेंके, जितने भी लोग हैं सब चाहे तो पत्थर फेंक के देख लो, वो नीचे ही गिरेगा, तो वो रिजिड है, राइट, बट दे आर फ्लेक्सिबल। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर फ्लेक्सिबल, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कभी कभी चेंज हो जाता है, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर, और इनका रिलेशन कितना है, सॉरी किसके साथ है, ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ, याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बिहेवियर। ये जो चीजें मैं अंडरलाइन करा, इसको आप बुक्स में अंडरलाइन कर लेना, या आप नोट बना सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बिहेवियर, या डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बिहेवियर। Thus, by making required changes, there is a scope of additional new principles. यानी जैसा अगर बिहेवियर चेंज हुआ तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, और चेंज किया तो हमें क्या मिल जाएंगे, न्यू प्रिंसिपल्स। याद रखना, ह्यूमन बिहेवियर है तो उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, नॉर्मल है, और अगर चेंजेस हैं तो न्यू प्रिंसिपल्स हैं। Human behavior and technology are such a factor which changes periodically. Thus, the changes take place in the principle of management to cope up with the new changes. Clearly मैंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर जो टेक्नोलॉजी है, कैसे ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये चेंज होते रहते हैं, पीरियडिकली ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं।
Thus, the changes take place in the principle of management to cope up with the new changes. तो यहाँ पे जो changes आया है उसके साथ cope up करने के लिए, यानी कि कहते हैं बराबरी में चलने के लिए, साथ में साथ चलने के लिए तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, कुछ changes करना पड़ेगा. And principle of management are the detailed and perfect guideline for decision making and its implementation. As per the principle of management, the capability of employees could be increased through various encouragement. अब यहाँ पे क्या बोला है, principles of management are a detailed and perfect guideline for decision making and its implementation. याद रखना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या एक्चुअली में डिटेल एंड परफेक्ट गाइडलाइन है. ये एक तरह का गाइडलाइन है, आप इनका यूज करो. ओके, गाइडलाइन बनाया है, प्रिंसिपल्स बनाए जिसको आपको यूज करना है और यूज करके आप इसको इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसको अचीव कर सकते हो. एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज कुड बी इंक्रीज थ्रू वेरियस इंकरेजमेंट. अब यहाँ पे बोला जो मैनेजमेंट है, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका यूज करके जो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, हम चाहे तो उनकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं. अब कैसे इंक्रीज कर सकते हो, टू कंसिडर हिज ईयर्स सर्विस ईयर टू मेक अ डिसीजन अबाउट प्रमोशन ऑफ एनी एम्प्लॉइज. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग है भाई, कैसे प्रमोशन देना है, कैसे क्या करना है, वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. जैसे कंपनी में कुछ होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं, कुछ कितने सालों तक काम किया है, जैसा होगा कितना काम सीख लिया उसके हिसाब से देंगे. राइट, तो ये सब चीजें कहाँ बताएगा, ये आपके मैनेजमेंट रूल्स में बताएगा कि किसको कैसे प्रमोशन देना है. It is very important to understand the difference between the principle of management and techniques of management. याद रखना है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक दोनों अलग अलग है. मेथड और टेक्निक की बात करें तो द सेट ऑफ स्टेप्स टेकन टू अचीव द टारगेट. ये क्या है, ये एक सेट ऑफ स्टेप्स है जिन स्टेप्स का यूज करके आपको टारगेट को अचीव करना है. बट प्रिंसिपल्स कैसा है, प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस. याद रखना है, principles are the guideline for the decisions which have been taken during the implementation of the technique. मतलब ये बोला है कि जो टेक्निक है वो सेट ऑफ स्टेप्स से ये जो कंफर्म है. ठीक है, इन टेक्निक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी और ये जो गाइडलाइन है ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं. राइट, it is necessary to understand the difference between the principle and values like a technique. Okay, values are acceptable or preferable, it relates with the morality, while the principles are the universal truth and guideline for a human behavior. तो ये था आपका कंसेप्ट इंट्रोडक्शन. अभी हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर, कि इसका नेचर क्या है. तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है. तो मैनेजमेंट का नेचर पढ़े उससे पहले हम एक बार इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर आगे बढ़ना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फिलहाल हम लोग नेचर, आप लोग रिवाइज कर लेना, आप पीछे वीडियोस करके देख सकते हैं, आप बुक में आप एक बार रीड करना अच्छे से, और जो चीजें मैंने बताया उसको अंडरलाइन करते रहना, ये बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं. ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, जो हम नेचर्स पढ़ने वाले इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पॉइंट्स है ना डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ में अंडरलाइन कर दूंगा. मैं लाइन वाइज लाइन नहीं रीड करूंगा. ओके, मैं आपको स्टोरीज बना के आपको समझा दूंगा, आपको ताकि उसको याद रखें, और आप एक बार बुक में जरूर रीड करना. ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं प्रिंसिपल नेचर क्या है इसका. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट प्रैक्टिकल कंक्लूजन. मैंने पहले ही बोल दिया, दे आर नॉट रिजिड, दे आर प्रैक्टिकल कंक्लूजन. दिस प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइन टू परफॉर्म अ टास्क. तो याद रखना, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं एक्चुअली ये क्या है, एक तरह के गाइडलाइंस है. दिस रिलेट्स टू टास्क है ना रीजन. यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट सच एज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द मैनेजर फॉर अ डिसीजन मेकिंग. यानी जो भी आपको करना, चाहे प्लानिंग करना, चाहे ऑर्गेनाइजेशन करना है, मतलब किससे क्या काम कराना है उसके बारे में सोचना है, डायरेक्शन करना है, तो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी. तो ये आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा भाई कहाँ क्या कैसे काम करना है. एज पर एक्सपर्ट ओपिनियन मोस्टली दीज प्रिंसिपल्स आर ट्रूथ बट आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ. मैंने पहले ही बोला कि भाई ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं, सच हैं, सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट सच हैं, क्योंकि इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं. Here the rule of exception is also there. मैंने पहले ही बोल दिया ना कि कुछ जगह पर चेंज हो सकते हैं, इसलिए क्या यहाँ पे अप्लाई होगा, एक्सेप्शंस बोलते हैं ना. जैसे हम साइंस पढ़ते थे तो उसमें हम पढ़ते थे भाई कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, भाई यहाँ पे एक केस अप्लाई नहीं होगा. जैसे अगर आपने कोई मूवी वो है कोटा फैक्ट्री ना, उसमें है ना वो बोलता है कि इनऑर्गेनिक है, तो भाई इनऑर्गेनिक में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो हर जगह एक्सेप्शन है भाई कि कहीं कहीं अप्लाई नहीं भी होगा. तो नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. पहला नेचर क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि ये हर जगह एप्लीकेबल है. अब सवाल ये है कि सर ये हर जगह एप्लीकेबल कैसे है. तो याद रखना है, जहां ह्यूमन होंगे वहां पे प्रिंसिपल की जरूरत तो पड़ने वाली, यानी जहां पे भी ह्यूमंस का यूज हो रहा है, चाहे जिस भी काम में, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च या कोई अनाथालय, चाहे जितने भी जगह जहां पे ह्यूमंस काम कर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, जहां पे भी
ह्यूमंस काम कर रहे हैं वहां पे प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे क्या काम करना है, कैसे प्लानिंग करना है, हर जगह जरूरत पड़ने वाली है। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स में चेंज, अब यहाँ पे याद रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम होगा, इट में चेंज एज पर टाइप, फॉर्म एंड एक्टिविटी, राइट, एंड साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। याद रखना है कि बिजनेस का टाइप क्या है, फॉर्म कौन सा है, एक्टिविटी कौन सी करने वाले हैं, बिजनेस का साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द बिजनेस यूनिट्स। याद रखना है जहां ह्यूमन है वहां प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं, बट इट मे लिटिल बिट चेंज, राइट। इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, पर अगर तुम्हारा उतना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा नहीं है तो तुम मुकेश अंबानी का प्लान लेके नहीं चल सकते, आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, राइट। जैसे हम अगर घूमने जाते हैं तो मान लो जैसे कोई मनाली जा रहा है घूमने, तो हमसे पूछते भाई क्या क्या कैसे कैसे किए, चलो ठीक है तुम मनाली नहीं जा रहे, तुम ये बाजू में ही जा रहे हो, मान लो कहीं पास में ही जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं सूरत में रहता हूँ, मान लो चलो मैं सापुतारा चला गया, कोई मनाली गया था, मैंने उससे थोड़ा बातें की, सीखा मैंने, तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग, यानी जब मैं सापुतारा जा रहा हूँ तो डिस्टेंस का अंतर है, प्लेस का अंतर है, ठीक है, वहां पे अलग मौसम है, यहाँ पे अलग मौसम, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा प्लानिंग में चेंज कर सकता हूँ, थोड़ी चीजें चेंज कर सकता हूँ, बट रूल्स तो अप्लाई हो ही जाएंगे ना, ठीक है। Thus the principle of management है comprehensive and universal, तो याद रखना है इसीलिए बोला गया है ये क्या है, comprehensive है एंड यूनिवर्सल है। जिन वर्ड्स के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये समझ लो आपके एक तरह से कहते हैं ना कि ये गाइडिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं याद रखना है, कंप्रेहेंसिव एंड यूनिवर्सल। तो टीचर्स होते हैं ना अक्सर इन वर्ड्स को ढूंढते हैं कि बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा, बाकी आप क्या लिखते हैं उससे इतना नहीं मैटर करेगा, नहीं मैटर करेगा मतलब क्या, अगर आपके आंसर जो है एज पर द क्वेश्चन से ठीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ वर्ड्स को ढूंढते हैं, उनको ऐसा लगना चाहिए कि वे बच्चे ने मेहनत की है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं कंप्रेहेंसिव एंड यूनिवर्सल। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज अ फ्लेक्सिबल। बात करते हैं फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, चेंज हो सकता है ना। फ्लेक्सिबल जैसे रबड़ देखा कभी, तान हो तो बढ़ जाता है घट जाता है, तो ये क्या फ्लेक्सिबल है। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये रिगिड नहीं है, मतलब एक हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इट इज अ फ्लेक्सिबल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब बात करें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता, हमारे रूल के साथ मैच नहीं कर रहा है, यानी हमारी सिचुएशन को अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, तो वो चेंज कर सकता है। ओके, अब एक बार रीड भी कर लेते हैं। एज पर सिचुएशन वेयर अ मैनेजर रिक्वायर्स देयर इज अ स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन दिस प्रिंसिपल डू नॉट सीम टू मैच इन सम सिचुएशन। तो याद रखना है कि जब उसको ऐसा लग रहा है कि भाई डू नॉट सीम टू मैच, जब ऐसा लग रहा है भाई मैच नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि अलाउड टू इफेक्ट चेंज, तो वो चेंज कर सकता है। तो याद रखना है these principles do not seem to match in some situations, the manager is allowed to change, yani the person who is using these rules, he is allowed to make some changes. For example, in a large unit the principle of division of work may be applied uniformly, but in small units the principle of division of work may not be applied in the same proportion, right। जैसे जो बड़े बिजनेस होते हैं वहां पे ज्यादा लोग हैं, अलग अलग काम होते हैं, वहां पे एक्टिविटीज बहुत लोगों के बीच में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, पर एक छोटी दुकान है तो वो नहीं कर सकता है ना, इतने सारे कहाँ आएंगे उसके पास, इतने लोग काम करने के लिए आएंगे तो पैसे कहाँ से देगा, लेकिन वो रूल्स तो अप्लाई कर सकता है ना भाई, क्या काम कैसे करना है, वहां से वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, बट रूल्स तो अप्लाई होंगे कि बिना प्लानिंग के तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। बिना प्लानिंग किए, बिना सब कुछ सेट किए, ऑर्गेनाइजेशन किए, कैसे काम कहाँ से करना है, कैसे डायरेक्शन करना है, अपने आप को ही डायरेक्शन दोगे, भले दो ही लोग हैं, तो डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना, तो यानी कि रूल्स तो अप्लीकेबल होंगे, बट अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। क्लियर है इतना। बात करते हैं जनरल गाइडलाइन। ये एक तरह का सिर्फ गाइडलाइन है, मैंने पहले ही बोल दिया है, इट इज ओनली अ गाइडलाइन। इसको आपको है ना सर्वस वो कहते हैं ना एकदम ही भगवान मान के नहीं चलना है, अगर सिचुएशन नहीं मना करा तो भाई आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखना ये क्या है, ये एक तरह का एक्सपीरियंस था, जो मैंने पहले ही बता दिया, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। किसने एक्सपीरियंस किया था ये सब सारी चीजें, जो अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, अलग अलग सिचुएशंस में उन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया था। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर एट द टाइम ऑफ बिजनेस मैनेजिंग बिजनेस डिस्परेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइजिंग, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट सिचुएशन है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, या कुछ अलग है, या जैसा हमने नहीं देखा था वैसा है, बहुत कठिन है, तो वहां पे भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। द फॉर्म ऑफ दीज इश्यूज मे बी डिफरेंट एज पर द यूनिट which could not give similar result for each unit all of business। तो जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह सेम रिजल्ट आ जाए अगर आप अप्लाई कर लोगे, लेकिन आपको एक गाइड दे देगा भाई आप क्या कर सकते हो। Thus the principle of management could not be strictly applied for each unit। जरूरी नहीं कि हर यूनिट के लिए अप्लाई हो जाए, but can get desired results by accepting the principle as a only guidelines। याद रखना है, we are using it as a only guidelines and by using it favorable situation in a favorable situation।
जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की गाइड परचेस कर लेते हैं, जिसको हम डाइजेस्ट बोलते हैं। ये डाइजेस्ट एक्चुअली में होता क्या, कभी सोचा इसका नाम गाइड क्यों है? क्योंकि ये हमें गाइड करता है, हमें ऐसा नहीं बोलता कि भाई तुम मेरे ऊपर ही डिपेंड हो जा। हमें जब प्रॉब्लम महसूस होता है तो हम चेक करते हैं क्या ये यहाँ पे कैसे अप्लाई किया है, कैसे क्या कर सकते हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। यानी इन शॉर्ट ये भी उसी तरह से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी उसी तरह से, ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। अगर आपके फेवरेबल सिचुएशन है तो आप उसको अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अ ह्यूमन बिहेवियर। सीधी सी बात है, पहली डेफिनेशन में रीड किया कि जो ये प्रिंसिपल्स वो किस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, फॉर्म इन अ रिलेशन टू द ह्यूमन बिहेवियर। हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स माइट बी फॉर्म इन अ रिलेशन टू ह्यूमन बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल्स फॉर्म किया कैसे, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग चीजें, उसका रीजन क्या है कि काम किससे करवाना है, इंसानों से, मनुष्य, ह्यूमन से। किसके लिए करना है, ह्यूमंस के लिए करना है। किसके साथ करना है, ह्यूमंस के साथ करना है। जब हर जगह ह्यूमन से, तो बिहेवियर भी उन्हीं को देखना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मशीनों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, परचेस तो ह्यूमन ही करने वाले ना, यूज ह्यूमन ही करने वाले ना। ठीक है, एज अ ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मे सीम टू हैव अ बिग इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बिहेवियर। याद रखना है, दैट्स वाई इसका जो बिग इफेक्ट होता है, किस पर इफेक्ट होता है, ह्यूमन बिहेवियर्स पर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बिहेवियर, एंड एज द ह्यूमन बिहेवियर इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। पता है ना आपको, इंसान जो है ना, उसकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज नेसेसरी टू कंसिडर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई बोला है, जब आप ह्यूमन बिहेवियर के साथ ये रूल्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी, उस इंसान की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, भाई उनका फिनोमिना क्या है, वो क्या मान के चल रहे हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? सो याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बिहेवियर इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, सो इट इज नेसेसरी टू कंसिडर इट व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? स्टोरी याद रखना है कि भाई रिलेशंस किसके साथ, ह्यूमन के साथ है, काम भी किससे करवाना है, ह्यूमन के साथ करवाना है। पर ह्यूमन का प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजिकल होता है वो, राइट? तो हमें वो समझना जरूरी है, देन उसके अकॉर्डिंग बी अप्लाइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंटिजेंसीज। अब सवाल ये है कि कंटिजेंसीज का मतलब क्या होता है? तो कंटिजेंसीज का मतलब होता है कुछ ऐसे इवेंट जो होंगे, ठीक है, होंगे, पर हमें नहीं पता कब होंगे, ठीक है, कैसे होंगे नहीं पता, बट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकते हैं। कंटिजेंसीज इसीलिए बोलते हैं उनको। कंटिजेंसीज इज वन ऑफ द एलिमेंट्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड इजियर बाय यूनिट with the taking required decision through uses of this principle in a certain unavoidable situations। मतलब कन्फर्म है भैया होगा, बट कब होगा, कैसे होगा, वो नहीं पता, राइट? इट इज अ सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन है जो हो, तुम्हें पता नहीं है कि क्या होगा, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये सिचुएशन। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है कि ये जो कंटिजेंसीज है, इसी वजह से ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। सच एज टू पे अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉय। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, एज टू पे अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉयज। This criteria of being a fair and reasonable depends upon the concern regarding necessity and contingency of the affecting factors। तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, आसपास क्या सैलरीज हैं, हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और ये फिर बाद में देते हैं। हमें ये भी पता है कि फ्यूचर में हो सकता है डिमांड करे, तो दैट्स वाई हम उसको लेके चलते हैं कि अगर 1-2 महीने के बाद फ्यूचर में डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा सैलरी की, तो हमें वहां पे क्या काम करना होगा, कैसे उनको हैंडल करना होगा, ये सारी चीजें हम प्लानिंग करते हैं। तो यानी वो तो होगा, आज नहीं तो कल डिमांड करेंगे, राइट? तो आप वहां पे अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई बोला ये कंटिजेंसीज में भी अप्लाई होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। अभी हमने पढ़ लिया इसका नेचर। अब नेचर से एक बात समझ में आ गया कि भाई ये हर जगह है, इंसानों के लिए है, तो जहां इंसान है वहां होगा। ठीक है, हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें यूज करना होगा फ्लेक्सिबल, हम चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरल गाइडलाइन है, गाइडलाइन है भाई, ऐसा पूरा नहीं इसको माता मान के चलो कि जो है सर्वज्ञ ही, नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है, सर्वस्व ये नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग यू कैन चेंज इट, राइट? नंबर 4, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के अकॉर्डिंग है, सो उनके ही अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना उनका देखो कि क्या है उनका साइकोलॉजिकल फिनोमिना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर करेंगे। द लास्ट वन इज कंटिजेंसीज, यहाँ पे जहाँ पे अनवांटेड सिचुएशंस आता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट हुआ नहीं है अभी, बट होगा फ्यूचर में, तो वहां पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस। ओके, अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो मैं सीधा आपको इंपॉर्टेंस ही समझाता हूँ कि इनके क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखो, अगर आप मैनेजमेंट के रूल्स यूज करते हैं, प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, तो बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे एफिशिएंसी वो इंक्रीज होगा। कैसे, समझो।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू द मैनेजर। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी की हेल्प जरूरत पड़ती है, तो ये आपके लिए गाइडलाइन की तरह काम करने वाले हैं। परफॉर्म द टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी डिफरेंट सिचुएशंस में आपको कैसे टास्क करना है, कैसे काम निकलवाना है, उसके लिए आपको गाइडलाइन देने के लिए आपके पास कुछ चीजें हैं। एंड ड्यू टू विच इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट एंड गेन इन अ मैनेजरल एफिशिएंसी इज आल्सो सीन। अब होगा क्या, जब उसको सारी चीजें पता, तो टेंशन नहीं ले रहा, उसके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो जब भी अगर उसको ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो क्या करेगा, काम निकलवाएगा, समझेगा कि भाई ये सिचुएशन अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। और एक बात और बोला गया, क्या बोला गया है यहाँ पे, वो याद ये रखना है कि जहां पे भी हमें ऐसा लगता है कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना है, राइट, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, वो अगले पॉइंट में है। मैक्सिमम यूजेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बात को समझो, ये जो पॉइंट है ये गाइडलाइन की तरह है। इसकी तरह है गाइडलाइन, याद रखना है, गाइडलाइन की तरह मैनेजर की हेल्प करेगा। जो मैनेजर के पास कुछ गाइडलाइंस है, इससे क्या होगा, जो फंक्शंस बिजनेस के हैं उसमें इंप्रूवमेंट होगा, और जब बिजनेस के फंक्शंस में इंप्रूवमेंट होगा, तो जो मैनेजर का एफिशिएंसी वो भी क्या हुआ, ऐसा दिखेगा कि वो भी इंक्रीज हो गया है, राइट। फिर उसी के साथ हमें क्या करना है, जब वो इंक्रीज हो गया तो हमें मैक्सिमम यूज करना है। किसका यूज करना है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मोस्टली अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन अ बिजनेस यूनिट। हम सब जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, चाहे वो इंसानों का रिसोर्सेज हो, चाहे चीजों का, ठीक है, दोनों ही लिमिटेड होते हैं कंपनीज में। इट इज अनअवॉइडेबल टू मेक इट्स मैक्सिमम यूजेस। तो भाई इसका हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूजेस करना है, ये अनअवॉइडेबल है। हियर मीनिंग ऑफ वर्ड मैक्सिमम इज दैट, सवाल है सर ये मैक्सिमम यूजेस का मतलब क्या पूरा खत्म कर देना, नहीं नहीं नहीं। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, टू मेक यूजेस ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर दे कैन गेट, याद रखना है कि इसका मतलब होता है गेट मैक्सिमम बेनिफिट। याद रखना है क्या होता है मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम यूजेस का मतलब क्या होता है, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट। ये होता है आपका मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब, सॉरी मैक्सिमम यूजेस का मतलब, याद रखना है। मैक्सिमम यूजेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब क्या है कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, लेकिन कम से कम खर्चे में लेना है, इस तरह से काम करना है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, हेल्पफुल फॉर अ साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। जहां पे भी आपको लॉजिकल डिसीजन लेना, साइंटिफिक, हमने पहले पढ़ा ना कि ये क्या एक साइंटिफिक रूल भी है। सो डिसीजन शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन फैक्ट, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड जस्टिफिएबल। अब याद रखना है कि जो भी तुम काम करते हो, ठीक है, ऐसे रैंडम डिसीजंस नहीं लेना होता है, हमें फैक्ट्स को देखना होता है, ठीक है। जैसे तुम चीजें पढ़ रहे हो, तो उसका लॉजिक क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अगर वो सारी चीजें मैं ध्यान नहीं दूंगा, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहा है, तो मैं डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं ले सकता, बोल नहीं सकता कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं। इट मे बी पॉसिबल कि उसको सुनाई नहीं दे रहा हो, समझ में नहीं पा रहा हो, तो पहले उसको समझाना जरूरी है। जब वो पढ़ता है ढंग से, उसके बाद नहीं कर पा रहा है, तो वही देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो पहले पूरे फैक्ट को कलेक्ट करो, थॉटफुलनेस है, ऑब्जेक्टिव्स एंड जस्टिफिएबल। मोर ओवर डिसीजन शुड बी टाइमली, रियलिटी बेस्ड एंड इफेक्टिव। और एक बात और याद रखना है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारा टाइमली बेस्ड होना चाहिए। अब टाइमली बेस्ड इसीलिए बोला भाई, साइंटिफिक है ना, तो साइंटिफिक का काम टाइम पर होता है, राइट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ की रोल फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिसीजन कैन बी मेड एप्रोप्रिएटली, टाइमली, विदाउट पार्शियलिटी एंड अनबाइज्ड। याद रखना है जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी आपका काम है, वो टाइमली हो जाएगा, सही टाइम पर हो जाएगा, विदाउट पार्शियलिटी। आप किसी चीज में कोई पार्शियलिटी नहीं करोगे और एकदम अच्छे से काम करोगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू कॉप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, जैसा कि पहले मैंने ही बताया, मतलब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस सिचुएशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो एक ही रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले हमने डिस्कस किया था कि ये आपका सिर्फ एक क्या है, ऑर्डिनरी गाइड है, गाइडलाइंस है, राइट। लेकिन अगर ये गाइडलाइंस नहीं होगी तो आप यूज कैसे करोगे। जैसे हम जब क्वेश्चंस करते हैं, सम्स करते हैं, लाइक आप अकाउंट्स अगर पढ़ते हैं, ठीक है, हालांकि अच्छा अकाउंट से याद आया कि अकाउंट्स की भी मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड की थी, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको देख सकते हैं, ओके। ये तो चलो हो गया। अभी बात को समझे, से आप अकाउंट पढ़ते हैं तो आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, आपको क्या बताया जाता है कि बेटा अगर ऐसा लिखा हो तो ये करना, ऐसा लिखा हो तो ये करना, ऐसा लिखा हो तो ये करना। मतलब क्या है, आपको सिचुएशन समझा दिया गया ना, अलग अलग सिचुएशन तो आप अलग अलग रूल अप्लाई करते हैं। वैसे ही कि मैनेजमेंट भी क्या एक तरह का गाइड है, जैसा सिचुएशन वैसा अप्लाई करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नेसेसरी टू मीट बिजनेस एनवायरनमेंट इन चेंजिंग सर्कमस्टेंस। अब ये गाइड है लेकिन ये जरूरी भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब जानते हैं कि बिजनेस का टारगेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सिर्फ बिजनेस का यही टारगेट नहीं होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट रन, सॉरी, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। लाइक रतन टाटा, आप उनको देखो तो आप ये बहुत अच्छे समझ जाओगे ये पॉइंट। बिजनेस
इज एन इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। बिजनेस क्या है? इनडिविजिबल, अविभाज्य अंग है। आप इसको डिवाइड नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते मैं दुनिया में, मैं समाज के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा लेकिन मैं फिर भी बिजनेस करूंगा, इम्पॉसिबल है, राइट। और जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस का एम होता है, लेकिन इट इज नॉट द ओनली एम। लेकिन ये अकेला एक लौता एम नहीं, एक लौता गोल नहीं है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी आर आल्सो द एम्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट्स। बिजनेस का जो टारगेट है वो ये भी वो है कि प्रोग्रेस होना चाहिए, किसका? सोसाइटी का भी प्रोग्रेस होना चाहिए, सोसाइटी का भी भला होना चाहिए। बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस यूनिट्स कैन इजीली अचीव द एम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है कि अगर आप बिजनेस, जो भी आपके पास रूल्स है, रेगुलेशंस है, अगर आप उनका यूज कर रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को भी कर पाओगे, यानी कि बिजनेस यूनिट का जो एम है वो भी अचीव कर पाओगे, प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अचीव कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ, विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नाउ द लास्ट वन इज यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अलग अलग चीजों के लिए बताया गया है भाई, कैसे अपॉइंटमेंट करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, किसको क्या सिखाना है, रिसर्च क्या करना है, कौन से बिजनेस में कैसे रिसर्च करना है, वो सारी चीजें आपको मैनेजमेंट थॉट्स में बताया गया है। जो हमारे पास प्रिंसिपल्स अवेलेबल है उसमें बताया गया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स। ओनली बाय यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल द टास्क ऑफ ट्रेनिंग, education and development is a possible. Like now aptitude tests are taken for appointments in various business unit. अभी पता होगा बहुत सारे यूनिट में, मतलब बिजनेसेस में अपॉइंटमेंट के लिए भी वहां पे रिटन टेस्ट भी होता है, सिर्फ पूछते हैं सब कुछ चीजें। दिस एप्टीट्यूड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड थ्रू रिसर्च एंड बाय इंप्लीमेंटिंग एंड यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थ्रू व्हिच एप्रोप्रिएट एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड। यानी जिस काम के लिए, ठीक है, जिस काम के लिए उसका अपॉइंटमेंट होने वाला है, उस काम से रिलेटेड जो भी है, हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के बाद हम क्वेश्चंस बनाएंगे, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनसे क्या करते हैं? पूछते हैं। फिर इससे हमें पता चलेगा कि सामने वाला इसके कैपेबल, इसके मतलब काबिल है कि नहीं, और ही इज अ गुड वन और नॉट। अगर नहीं है तो हम रिजेक्ट करके दूसरा लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हमें कहाँ कैसे करना होगा? हमें साइंटिफिक काम करना होता है, और साइंटिफिक काम करने के लिए हमें कुछ चाहिए, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। और प्रिंसिपल्स हमको कहाँ मिलने वाले? वो मिलने वाला है मैनेजमेंट में, राइट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? सो ये थे आपके इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस था? 5 है। नंबर 1, आपका नंबर 1 यहाँ पे है इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। नंबर 1 क्या है? इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, याद रखना, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। नंबर 2, मैक्सिमम यूजर एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी मैक्सिमम बेनिफिट लेना, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज भी करना होगा। मैक्सिमम यूज करने का मतलब मैक्सिमम बेनिफिट विद अ मिनिमम कॉस्ट। रीजन क्या है? कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है दे आर लिमिटेड। ओके। नंबर 3, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हमें टाइम टू टाइम डिसीजंस लेना पड़ता है, वो साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। ऐसा रैंडम डिसीजन नहीं होगा। सिचुएशन को स्टडी करो, देन उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। नंबर 4, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यू बेस पे चेंज होते रहता है। और ये जो प्रिंसिपल्स है, ये गाइडलाइंस है, तो आपको गाइड करेंगे भाई इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। नंबर 5, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 5 क्या है? टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिजनेस है वो एक इंडिविजुअल पार्ट है, किसका? ये सोसाइटी का, कम्युनिटी का, राइट, बिजनेस सोसाइटी का, मतलब ये बोलते हैं ना, कम्युनिटी हमारी है, इस कम्युनिटी में हम रहते हैं। ओके, तो उसका ये इंडिविजुअल पार्ट है। सो हम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करके नहीं जी सकते। हमें क्या करना? हमारे सोसाइटी के बारे में भी सोचना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रतन टाटा के बारे में, कि आप उनको देखो तो वो पैसे भी कमाते हैं, और उस पैसे का कैसे सोसाइटी के लिए बेटर यूज करना है वो सारी चीजें करते हैं, राइट। तो ये हमें कैसे पॉसिबल होगा? मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से ही, कि हमें सोसाइटी के लिए काम कैसे करना है और हमें अपना भी काम कैसे निकालना है। द लास्ट वन इज यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी जो एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट होता है उनका ट्रेनिंग कैसे देना है, किस सिचुएशन में उनको क्या सिखाना है, वो सारी चीजें, उनसे काम कैसे करवाना है, उसके लिए हमें रिसर्च कितना करना है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपके 6 पॉइंट्स। सो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए, नेचर एंड आपका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके पहले ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स है मैंने बताया, उसको अंडरलाइन करते जाना, ताकि आपको रीड करने में मजा आए। आप चाहो तो अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, ज्यादा टिक नहीं करना बुक में। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स ही मैंने टिक किया, ज्यादा भी नहीं टिक किया है। आप इनको अलग लिख के अपने अकॉर्डिंग रीड करके एक बार आप नोट्स बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल होगा। जहां पूरी बुक पढ़नी है वहां पे आपको कुछ पेजेस पढ़ के अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सारी चीजें करेंगे, आपको क्लास पसंद आई होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।